आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2 जिसमें कहा गया है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका मतलब आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, उसी को तो अभाज्य कहते हैं। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कोई अभाज्य आपके पास 2 है या 3 है या 5 है या 7 है, ये सब अभाज्य ही तो है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, हमने मान लिया इनमें से कोई भी हो सकता है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। पहले इस बात पर ध्यान दो, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या हो सकता है? धनात्मक पूर्णांक। a क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। अब जरा इधर देखो, पूर्णांक क्या होता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे बहुत सारे ये धनात्मक पूर्णांक यही तो हैं। शून्य को छोड़ दीजिए, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ये धनात्मक पूर्णांक यही सब तो हैं। a एक धनात्मक पूर्णांक है। और आपसे क्या कहा गया है कि यदि p जो एक अभाज्य संख्या है, ये मैंने लिख रखा है, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है? अब बताओ, इस धनात्मक पूर्णांक में से कौन सा पूर्णांक लें जिसके स्क्वायर को 2 विभाजित कर दे? 4 का स्क्वायर लें या 4 लें? 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो मान लीजिए यहां से एक धनात्मक पूर्णांक ये उठाया हमने, तो ये a बराबर 2 है, तो a स्क्वायर बराबर 4, a स्क्वायर बराबर, बात समझ में आ रही है? a का एक मान लिया हमने 2, a स्क्वायर बराबर कितना है? 4। तो बताओ ये जो 2 है वो 4 का विभाजित करी, यही तो कह रहा है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है वो किसको विभाजित कर रहा है? a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 4। तो जो 2 अगर 4 का विभाजित करत है तो 2 दुइयों विभाजित करी कि नहीं करती? और 2 मतलब a, 2 का मतलब a। एक बार फिर से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर मान लो ये 6 है, 6 का स्क्वायर करो, 36 को 3 विभाजित करेगा, करेगा ना? तो जब 36 को 3 विभाजित करेगा तो 6 को भी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, ये तो करेगा तो समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 विभाजित करेगा? नहीं करेगा ना। तो जब 25 को 3 विभाजित नहीं करेगा तो फिर 5 को भी 3 विभाजित नहीं करेगा। 25 को कौन विभाजित करेगा? 5। तो 5 को भी 5 विभाजित कर देगा। इस प्रमेय के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक अभाज्य संख्या है और वो किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर रही है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो उस वर्ग का जो वर्गमूल होगा, वो जो धनात्मक पूर्णांक होगा, उसको भी वो संख्या विभाजित करेगी। जैसे 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके वर्ग को, वर्ग मतलब 4 को 2 विभाजित करेगा, तो इसका जो धनात्मक पूर्णांक 2 है, या कहें जो ये वर्ग 4 है, इसका जो वर्गमूल 2 है, इस 2 को भी तो 2 विभाजित करेगा। 6 एक धनात्मक पूर्णांक है और 6 का स्क्वायर 36, 36 का क्या विभाजित करी? 3। 36 को कौन विभाजित करेगा? 3। तो 36 को अगर 3 विभाजित करेगा तो 3 6 को भी तो विभाजित करेगा।
अब किसी के मन में ये बात तो नहीं आ रही है कि 36 को तो 9 भी विभाजित कर देगा, 36 को तो 4 भी विभाजित कर देगा, है? लेकिन एक बात ध्यान रखना है ना, लेकिन सुनो तो, अगर मन में ये बात आ रही है कि 36 को तो 9 भी काट देगा, तो 6 को 9 कहाँ काटेगा, है? तो 9 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य है नहीं, है ना? 4 भी 36 को काट देगा, लेकिन 4 6 को, तो 4 अभाज्य है नहीं, है ना? 2 36 का काट दी, 2 6 का काट दी, काट देगा ना? क्यों काट देगा? क्योंकि 2 अभाज्य है ना। 3 36 को काट देगा, तो 3 6 को भी, क्यों? क्योंकि 3 अभाज्य है ना, और जो नहीं काट पाया वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। तो सबसे पहली बात यही तो लिखी गई है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, जो p होगा वो क्या होगा, अभाज्य होना चाहिए, तब ये लागू हो। क्या 6 तो कोई भी धनात्मक लिखा तो है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, वो तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। 6 से 36 भी कट जाएगा, और 6 भी, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कहना चाह रहे हो, है? अच्छा, क्या पूछ रहे हो कि जैसे कि 36 भी 6 से कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो वो तो किसी पर भी लागू हो जाएगा ना, किसी का भी आप वर्ग करोगे तो उसका जो वर्ग होगा उससे कट जाएगा, उसका जो वर्गमूल होगा उसी से कट जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ p और a दोनों अलग अलग नहीं है, और अगर दोनों समान ही लेना था तो एक को p और दूसरे को a कहने की क्या जरूरत थी? समझ पाए ना बात को? वो तो खुद पर तो लागू हो ही जाएगा, ये मैं अलग के लिए बता रहा हूं, समझे बात को? इसलिए कहा गया है कि p और उसको क्या कहा गया है, a, खुद पर तो लागू हो ही जाएगा, ठीक? कुछ बात समझ में आया आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, है? बताना यह था कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और वो किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। बात समझ में आया? अगर दुई 4 का विभाजित करत है तो 2 का भी विभाजित, अगर दुई 16 का विभाजित करत है तो 16 का वर्गमूल 4 का भी विभाजित करेगा। समझ में आ गई बात? प्रमेय का मतलब बस इतना है और कुछ नहीं है। इस प्रमेय का यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे, इसलिए इस प्रमेय का मतलब मैं आप लोगों को समझाया हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि पी ए स्क्वायर को, जैसे ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ए विभाजित करता है तो इसका मतलब ए बी को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने कहा ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब ए बी को भी, यही तो लिखा है कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी। समझ में आ गया? बस इस प्रमेय का जो काम है इतना है कि आगे हम इसका यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, प्रमेय सब लोग लिख लीजिए और इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये सब मिटा रहा हूँ। फिर आगे इसके बाद जो प्रमेय है आप लोगों का, प्रमेय 1.3 वो करवाऊंगा। और प्रमेय 1.3 आपसे कहा गया है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। √2 एक अपरमेय संख्या तो देखिए अब हम करेंगे प्रमेय 1.3 जिसमें आपको कहा गया है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। बताइए √2 एक अपरमेय संख्या है या नहीं है? ये तो हम सबको पता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमसे कहा गया है कि आप साबित करो, सिद्ध करो कि ये अपरमेय संख्या है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि कोई चीज़ जो है उसी को कह दिया जाए कि यह सिद्ध करो कि यह है, तो पहले उसका मानक पड़ा था कि ये नाई है, पहले ये मानेंगे कि ये अपरमेय नहीं है और फिर अंत में ये साबित करेंगे कि नहीं ये अपरमेय है। ठीक है, पहले तो इसको परमेय मानेंगे, फिर अंत में ले जाकर के इसको क्या साबित करेंगे? अपरमेय। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला जो काम इसमें यह है कि √2 को एक अपरमेय के बजाय परमेय संख्या मान लेना है। तो लिखेंगे माना √2
एक परिमेय संख्या है। तब जब अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है तो हम जानते हैं किसी भी परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। अच्छा, चाहे हम p बटा q कहें, चाहे हम कहें, तब अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, बात तो एक ही है ना। कोई भी अक्षर ले सकते हैं जनरल रूप से। आगे मैं लिख रहा हूं, तब अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, जहां a और b सह अभाज्य, इस पर ध्यान देना, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है। हमने पीछे आप लोगों को बताया था सहअभाज्य पूर्णांक, क्या बताया था? सहअभाज्य पूर्णांक। क्या होता है सहअभाज्य पूर्णांक? कोई ऐसी दो संख्याएं जैसे 2 और 3 जिनके बीच का HCF 1 हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सहअभाज्य। जैसे 6 और 8 है तो ये सहअभाज्य है नहीं, क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो इनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है? 2 है। 2 है, एक के अलावा कुछ दूसरा है, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। अच्छा, 5 और 6 है ना सहअभाज्य पूर्णांक। समझ में आई बात? सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? तो चाहे आप लिखें जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, या अगर आपको समझ में आ जाए तो आप लिख दीजिए जहां, या ये भी लिख सकते हैं, जहां HCF ऑफ a, b बराबर 1। इसका मतलब भी यही तो हुआ कि a और b के बीच का HCF 1 है, इसका मतलब एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चाहे लिख दें जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, और चाहे लिख दें HCF ऑफ a, b बराबर 1। कौन सा लिखा जाए? ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, सही दोनों है, ठीक है। ये इसलिए पहले लिखा हूं ताकि आप लोगों को पहले समझ में आ जाए मतलब क्या है। तो हमें ये पता चल गया कि a और b के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब समझ पा रहे हो? एक के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है कि जो a और b दोनों को काट दे। a b का जो भी मान होगा, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया, ठीक। तो अब इसके बाद में ये स्टेप लिख देंगे। पहला स्टेप कि अंडर रूट 2 बराबर कोई भी संख्या दी रहेगी, पहले उसे जब सिद्ध करने के लिए इस तरीके से कहा जाएगा, तो चाहे अंडर रूट 2 हो, 3 हो, या 5 हो, 7 हो, पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जब ये अंडर रूट 2 बराबर a बटा b है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 b बराबर a, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसे लिखने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यही तो हुआ। तो अंडर रूट 2 ये वर्ग है ना, जब स्क्वायर हटेगा तो बाहर क्या आएगा? 2, और यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर बटा बराबर किसके है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को 2 काट दे रहा है, और a स्क्वायर को 2 काट दे रहा है, और जब a स्क्वायर को 2 काटता है तो क्या आता है? b स्क्वायर। यही तो। अगर कहीं ऐसे लिखा है 4 बटा 4 नहीं, बल्कि यहाँ 7 लिख लेते हैं, सॉरी 14 लिख लेते हैं, 14 बटा 7 बराबर 2। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 14 जो, हाँ 7 14 को काट रहा है तब 2 आ रहा है ना।
तो अगर ये ऐसे लिखा है कि ए स्क्वायर बटा 2 बराबर बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है और विभाजित करने पर बी स्क्वायर आ रहा है। ये तो है। अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, इसको चाहे तो आप नंबर 1 मान लीजिए। हाँ, अब यहाँ नीचे लिखिए, क्या लिखोगे कि ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a स्क्वायर को कर रहा है ना, तो लिखो 2 कामा a स्क्वायर को विभाजित करता है। ऐसे लिख दो, चूंकि 2a स्क्वायर को, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करे। बताओ समझ में आया? इस प्रमेय का उपयोग हुआ कि नहीं? यही तो समझा रहे थे कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब पी ए को भी विभाजित करेगा। तो जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि a और b के बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन अभी हम क्या लेकर के आए हैं कि 2a स्क्वायर को अर्थात 2a को विभाजित करता है। अब हम अगला स्टेप ये जा रहे हैं साबित करने कि 2b को भी विभाजित कर रहा है। और जब हम ये साबित कर देंगे तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना कि a और b के बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है एक। और जैसे ये गलत साबित हो जाएगी फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद अब यहां लिखेंगे माना, अब माना, ये देखो ए स्क्वायर है ना, जैसे ए क्या कर रहा है, 2 को विभाजित कर रहा है, सॉरी ए नहीं 2 को, 2a को विभाजित कर रहा है। तो हम अब a बराबर क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे। a बराबर क्या मान लेंगे, 2c। क्यों माना है? क्योंकि a जो है ना वो 2 से कट रहा है, a 2 से कट रहा है। तो जब कोनो संख्या अगर 2 से कटत है, मान लो ये 4 या 6 2 से कट रहा है, 6 2 से, तो इसका मतलब कि अगर इसका हम गुणनखंड करें तो इसमें 2 तो आएगा ही आएगा। 6 बराबर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते, 12 कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो a भी तो 2 से विभाजित हो रहा है, तो a बराबर 2c, a बराबर 2c। और c का हुआ, जैसे ये अलग अलग संख्या के लिए, जैसे यहाँ पर का आवा 3, यहाँ पर का आवा 6, तो ऐसे ही c क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना a बराबर 2c, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। बताओ समझ में आया? c कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जब a बराबर 2c हमने मान लिया है तो अब क्या करेंगे, a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a की जगह पर 2c रखना है, तो 2c का स्क्वायर बटा 2, तो b स्क्वायर बराबर 2 दूना c स्क्वायर बटा 2, तो 2 दूना 4। अब जो 2 है बचा, ये करे नीचे आएगी, तो b स्क्वायर बटा 2 बराबर समीकरण नंबर 2। इससे क्या पता चला, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यही तो पता चल रहा है
कि जैसे यहाँ पता चल रहा था कि ए स्क्वायर 2 से कट रहा है, वैसे यहाँ पता चल रहा है कि बी स्क्वायर 2 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। कितनी बात हो गई? तो अब 2 ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, मतलब ए को भी विभाजित कर दे रहा है, बी को भी। लेकिन हमने माना क्या था कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनके बीच का जो एचसीएफ है वो 1 है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या साबित कर दिया? इन दोनों के बीच में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है। तो ये जो हमारी कल्पना थी ये तो गलत साबित हो गई, और ये गलत इसलिए साबित हो गई है कि हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना ही गलत की थी, उसी में कमी थी। ये जो हमारी कल्पना थी वो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, क्योंकि हमने कहा था √2 एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है ही नहीं, ये तो अपरमेय संख्या है ना। तो हमने कल्पना ही गलत की थी, इसलिए ये रिजल्ट मिला है हमें। समझे ना बात को? तो इतना होने के बाद यहाँ से शुरू करके इतना, फिर उसके बाद इतना, और फिर इसके बाद जो लिखना है वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अतः ए और बी के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी बात लिख दीजिए, ठीक है, कि अतः ए और बी के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने तो कल्पना ये किया था ना कि इसके बीच पे उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, और ये जो गलती हुई है इसलिए गलती हुई है कि हमने कल्पना ही गलत की थी। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। तो देखिए परमेय 1.3 के बाद में उदाहरण नंबर 5 आप लोगों को दिया गया है, जिसमें कहा गया है √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 में दिया गया है √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ऊपर ये परमेय लिखा हुआ था वैसे लिखा है, और नीचे अभी हमने मिटाया नहीं है। इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि अभी हम इसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं लिखना सब वही है, बस ये केवल √2 की जगह पर 3 आ गया है, तो चेंज केवल यही होगा, ठीक है ना। और देखो आप लोगों को भी इस तरीके से केवल एक बार इस सारे पैटर्न को याद कर लेना है, समझ लेना है, संख्या बदलने पर क्या क्या चेंज होगा। देखो जैसे यहाँ लिखा था हमने, माना √2 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ तो √3 दिया गया है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे √3 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ लिखा था √2 बराबर a बटा b, तो यहाँ हम लिख देंगे √3 बराबर a बटा b। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, 3 कर देना है, बाकी सब वैसे लिखना है। और इसके बाद में यहाँ क्या लिख देना है, √3, ये हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, यहाँ √2 की जगह √3, और जब √3 रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, 3, बाकी तो सब वही रहेगा ना। और फिर उसके बाद में अगर यहाँ 3 है तो बटे के नीचे क्या होगा, 3, तो 2 हटा के यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3। आप लोगों को दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ कि और नई चीज कुछ नहीं लिखनी है, बस केवल संख्या बदलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद में हमने कहा था कि 2a² को विभाजित करता है, तो यहाँ 3a² को विभाजित करता है, तो यहाँ 2 की जगह पर
3 और फिर उसके बाद में 3 a को विभाजित करता है, तो यहाँ भी 2 की जगह पर 3। फिर यहाँ पर हमने क्या माना था कि माना a बराबर 2c, तो अब क्या मानेंगे a बराबर 3c, यहाँ 2 की जगह 3 हो गया। और फिर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे, a की जगह पर पहले 2c था तो 2c रखे थे, अब क्या रखेंगे 3c। और यहाँ पर ये काट के हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 3 और बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और बटे में कितना रहेगा 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर जो 3 आया है वो इसके नीचे आ जाएगा, 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 यहाँ b स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 2 की जगह भी 3 लिख देंगे, समझे। और फिर इसके बाद में 3 b को विभाजित करता है, यहाँ लिखेंगे अतः a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। यहाँ इससे पहले वाले में 2 था तो 2 लिखे थे, और यहाँ क्या है 3, क्योंकि 3 a को भी काट रहा है और b को भी काट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3 है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 2 के बजाय 3 लिख देंगे, यहाँ 3 एक अपरमेय संख्या है। बस ये कंप्लीट हो गया। तो देखो जब एक बार आप लोग तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो दूसरे में केवल इतना ही चेंजिंग करना होगा, संख्या बदलने पर ये बदल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें लिखनी वैसे ही, ठीक है, इसे नोट करिए। तो अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का भी एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है। पहला प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो सेम इसी तरीके से इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 3 था तो अब अंडर रूट 5 आ गया है, तो अंडर रूट 3 के बजाय अंडर रूट 5, और यहाँ भी अंडर रूट 5, और यहाँ भी अंडर रूट 5, और यहाँ भी अंडर रूट 5, और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ भी हो जाएगा 5, और यहाँ भी हो जाएगा 5, और यहाँ भी मान लेंगे 5, तो इस हर जगह 5 5 हो जाएगा, और यहाँ 5, और यहाँ 5, और फिर ये 25, तो यहाँ पहले लिखेंगे 25, और यहाँ बटे में रहेगा 5, और जब 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 पचोम 25, तो यहाँ ये जो 5 है ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो 3 की जगह 5 हो जाएगा, और फिर से यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, यहाँ वही लिखा जाएगा अतः a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी अगले जो उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न है वो हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।